पर लिख रहे हैं ना, पढ़िए लिखिए एकदम मन से। घर मत जाइए जब तक नौकरी नहीं होता। नौकरी हो जाएगा तब चल जाइएगा, तब कौन रोकेगा आप, और वो भी सरकारी नौकरी। लेकिन आप लोग तो ऐसा कीजिएगा नहीं। छठ आया तो घर जाना है, मम्मी बुला रही है, क्या यही बहाना होता है? ये तो बाहरी बहाना होता है। 22 को जी रहे हैं, मरे ना। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो शासन रहा है वह 1290 से 1320, 1290 से 1320 के बीच खिलजी वंश का शासन रहा है। और खिलजी वंश के जो शासक थे वे निम्न किस्म के मुसलमान थे। जैसे हिंदू, उच्च हिंदू होता है, निम्न हिंदू होता है। उच्च हिंदू में ब्राह्मण हो गया, कैस्ट हो गया, राजपूत हो गया। निम्न हिंदू में कुछ जातियां आती है, बहुत सारी जातियां आती है। निम्न हिंदू में तो बहुत सारी जातियां आती है। तो जैसे हिंदू में उच्च किस्म के हिंदू, निम्न किस्म के हिंदू, वैसे ही मुसलमानों में भी, तुर्क मुसलमानों में भी, तुर्क मुसलमान की हम बात कर रहे हैं, तुर्क मुसलमानों में भी इलबरी तुर्क उच्च कोटि का मुसलमान था और खिलजी निम्न कोटि का मुसलमान था। खिलजी निम्न कोटि का मुसलमान था। इस्लामी सल्तनत के अंतर्गत शुरुआती दौर में यह मान्यता थी कि सिर्फ उच्च कोटि के मुसलमान ही शासक बन सकते हैं, सिर्फ उच्च कोटि के मुसलमान ही शासक बन सकते हैं। लेकिन निम्न कोटि के मुसलमान खिलजियों ने इस परंपरा को तोड़ दी और यह साबित कर दिया कि योग्यता के बल पर उच्च कोटि के मुसलमान हो या निम्न कोटि के मुसलमान हो या कोई भी मुसलमान हो, योग्यता के बल पर वो शासन कर सकता है, योग्यता के बल पर वो शासन कर सकता है। खिलजी वंश की जब भारत में शासन की स्थापना हुई तो खिलजी वंश के शासन में, खिलजी वंश के भारत में शासन की स्थापना के बाद भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले, जिस वजह से खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास में खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, इतिहास में खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। और इस छोटे से शासनकाल के दौरान कुल 5 खिलजी शासक हुए। इस छोटे से शासनकाल के दौरान कुल 5 खिलजी शासकों ने शासन किया, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खुसरो शाह, ये 5 शासक शासन किए। लेकिन पांचों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ऐतिहासिक महत्व अगर इस खिलजी वंश के अंतर्गत किसी शासक का है तो वह अलाउद्दीन खिलजी का है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 के बीच रहा है। कुल मिलाकर के खिलजियों का शासन आप जब देखते हैं तो खिलजियों का शासन 30 वर्ष तक रहा है। और खिलजियों का शासन जो 30 वर्ष तक रहा है उसमें 20 वर्ष तक तो अलाउद्दीन खिलजी का ही शासन रहा है, अकेले 20 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा है। और भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने मात्र 20 वर्षों तक शासन किया हो, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल में कई सारी नई पद्धतियों का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और पूरे दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें तो पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक हुए थे जिन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया। आगे विस्तार पूर्वक हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध बात बताते हैं। देखिए, जैसे कुछ लोग होता है उसको पीट देते हैं तो कोचिंगे छोड़ देता है। कुछ लोग ढीठ होता है, वो मार खाता है तैयोब पढ़ता है। जो ढीठ होता है ना, आपको ढीठ बनना पड़ेगा। ठीक है, हम बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। 2213 में एक हमको जहां तक याद है कि एक रमेश कुमार है, पटने का है, ठीक है, पटना का है रमेश कुमार, बड़ी ढीठ बच्चा था, समझ, बहुत ढीठ था। उसको हम फाउंडेशन बैच का बच्चा था शुरुआती दौर में, बोल दिए थे तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे मारे, बोल दिए तुमसे कुछ नहीं होगा। वो ठान लिया कि हमको करना है। 2446 में बेचारा मेरिट में छटा गया था, इस बार ले लिया। 2446 वाला में एक रोहित है, कंसेप्ट कुछ नहीं था, लेकिन
रटने का जो विल पावर था ना उसमें बड़ी जबरदस्त था। चांद बिंदु कोमा के साथ रट जाता था, समझ गए। और उसको हम टारगेट पे लिए हुए थे। उस बच्चा के कारण जो है इस कैंपस के भीतर ही किसी टीचर से झगड़ा उगड़ा हो गया था और फिर केस मुकदमा भी हम पे हो गया था उस लड़का के कारण। और उसको ठान लिए थे कि उसको बना करके रखना है। और वो ऐसा लड़का था कि वो कभी नहीं छोड़ा मेरा साथ। प्रीलिम्स, मेंस, कोविड के टाइम में भी 2446 बैच का बच्चा था। उसी का दोस्त सब था जो उसके साथ पढ़ता था। उसके पास बहुत कंसेप्ट, लेकिन उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं, रटने में महारत हासिल किए हुए था। जो दे देते थे, कहते थे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक रट जाना है 1 सप्ताह में, सब चीज छोड़ के रटता था वो। और उसी का दोस्त सब जब जिसके पास कंसेप्ट था उसका नहीं हुआ, उसका हो गया। और जब उसका हो गया रोहित का, तो जो बहुत उड़ता था वो सब फिर आकर के कोचिंग ज्वाइन किया और 2213 में उन लोग का हुआ है, समझ गए। तो बिहार दरोगा परीक्षा में रटने की कैपेसिटी आपके भीतर जितना ज्यादा है, डाटा आपके पास जितना ज्यादा है, डाटा आपके पास जितना ज्यादा है, आपके सफलता का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। यूपीएससी का मेंस थोड़े है कि कंसेप्ट चाहिए, यूपीएससी का परीक्षा थोड़े है कि कंसेप्ट चाहिए, नहीं। जितना डाटा आपके पास, और डाटा को भी एक तरीका से याद रखा जाता है। अब मान लीजिए यहां पर हम खिलजी बता रहे हैं, खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद सीधे सुभाष चंद्र बोस पे चले जाएंगे, और सुभाष चंद्र बोस के बाद सीधे चंद्रगुप्त मौर्य पे आ जाएंगे, तो थोड़े आपको याद रह पाएगा, नहीं याद रह पाएगा। तो चीजों को एक तरीका से याद किया जाता है, चीजों को एक तरीका से याद रखा जाता है, एक कंसेप्ट के तहत याद रखा जाता है। तो ढीठ बनिए, मार उर खाने के बाद कोचिंग छोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मार खाने के बाद ऑनलाइन जो क्लास करने लगते हैं उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भरम में रहते हैं। बहुत बच्चा तो ऑनलाइन करने लगा है डर से, मारेगा मास्टर भाई। जो मार खाया है, जो सोना जितना तपा है वो उतना चमका है, समझे। जितना फट्टा खाइएगा सफलता का चांस उतना ज्यादा होगा, समझे। तो इसी वजह से फट्टा खाइए और ढीठ बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होता है। इन्हें एक दिन मार दिए तो बस क्लासे छोड़ दीजिए तो मेरा क्या लीजिएगा, मेरा थोड़े कुछ लीजिएगा, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, समझे। और अभी आपका क्या इज्जत जी, आपको लगता है मेरा क्लास में इज्जत चला गया, क्या इज्जत है अभी आपका? कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है, समझे, कोई इज्जत नहीं है अभी आपका, समझे। तो ये सब भरम में क्लास में मेरा इज्जत चला गया, अरे चला गया क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब आइएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासन की स्थापना जो है आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। खिलजी वंश के शासन की स्थापना को हम देखें तो स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है आपको खिलजी वंश के शासन की स्थापना की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले बलबन के शासनकाल में, बलबन आप याद कीजिए, गुलाम वंश में हम आपको बलबन पढ़ाए हुए हैं। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286, 1265 भी हो सकता है कहीं पर, 1265 भी हम कहीं कहीं बताते हैं, कहीं 66 बताते हैं, कहीं 65 बताते हैं, दोनों उसका सही है। एसएससी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, एसएससी पूछा है ये क्वेश्चन 1266 से 1286, और टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो 1265 से 1286 देता है। तो एसएससी क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जो है हम 66 से 86 हमेशा बकते हैं, समझिएगा। आपको जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, यह सर्वप्रथम बलबन के शासनकाल में एक आम सैनिक के तौर पर, बलबन के शासनकाल में एक आम सैनिक के तौर पर दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। अपनी योग्यता के बल पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बलबन के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उस मंगोल आक्रमण को उन्होंने दबा दिया। और जब मंगोल आक्रमण को दबा दिया तो बलबन का नजर उन पे पड़ा, और बलबन को लगा नहीं इनमें योग्यता है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बलबन ने आम सैनिक से विशेष सैनिक का दर्जा उन्हें दिया। बलबन के निधन होने के बाद अगले शासक बने थे केकुवाद। केकुवाद के समय केकुवाद ने उन्हें अपना शाही अंगरक्षक बनाया, बॉडीगार्ड बनाया। बॉडीगार्ड जो होता है ना, बहुत विश्वसनीय लोग को बनाया जाता है, विश्वसनीय। और वैसे लोग को सामान्य तौर पर बॉडीगार्ड बनाया जाता है, अंगरक्षक बनाया जाता है, जो आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप पर कोई आंच आना है तो उसको अपने कंधों पर उठा लेता है। इतने विश्वसनीय लोगों को बॉडीगार्ड बनाया जाता है। जैसे बाहुबली मूवी देखिए ना, अगर माहिष्मती साम्राज्य पर कोई आंच आता था तो कौन आगे आ जाता? कटप्पा ना, हाँ जो भी है। तो वैसे ही केकुवाद ने अपना सरे जहांदार अर्थात शाही अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बनाया। और केकुवाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की भी उपाधि प्रदान की। केकुवाद ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की भी उपाधि प्रदान की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यह देखा कि केकुवाद काफी अयोग्य है, विलासी प्रवृत्ति का है, आम जनता के कल्याण से इसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनकी अयोग्यता,
का फायदा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उठाया और इन्होंने यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर दी और यमुना नदी में फेंकवा दिया। फिर केकुबाद के पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को शासक बनाया, उसके संरक्षण में 3 माह तक रहा और देखा वो भी वैसने है। तत्पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली में नहीं रुके, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम दिल्ली में रुकेंगे तो दिल्ली के अमीर हमारा विरोध करेंगे, दिल्ली के अमीर हमारा विरोध करेंगे। जिस कारण जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया तो दिल्ली से बाहर निकल गए और पहुंच गए उत्तर प्रदेश के किलोखड़ी। उत्तर प्रदेश के भीतर किलोखड़ी नामक शहर को केकुवाद बसाया था, केकुवाद बसाया था और उस किलोखड़ी में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और उस किलोखड़ी को ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक आम सैनिक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक आम सैनिक था, लेकिन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर वो सुल्तान बना। अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर वो सुल्तान बना और उन्हें लगा कि दिल्ली हमारे लिए सेफ नहीं है, जिस वजह से अपना आसियाना किलोखड़ी को बनाया। किलोखड़ी में अपना राज्याभिषेक करवाया, किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाई और शासन किलोखड़ी से किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी जैसे गुलाम वंश में शासन चल रहा है वैसे ही इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान शासन को एज इट इज चलने दिया। मतलब इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इनके शासनकाल के दौरान भी जब ये सुल्तान थे तो इनके शासनकाल के दौरान भी मंगोल आक्रमण हुआ। इनके शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ। फिर इनके शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती उलुग खां, मंगोल आक्रमणकारी था उसका नाम था चंगेज खां और चंगेज खां का नाती था उलुग खां। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान चंगेज खां का नाती उलुग खां भारत आया और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उन्हें ही नवीन मुसलमान कहा गया। नवीन मुसलमान, आपसे पूछा जाता है नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है, तो उलुग खां जो अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आए और इस्लाम धर्म को कबूल लिए, उन्हें ही नवीन मुसलमान कहा गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान करामानिकपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के क्षेत्र में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान करामानिकपुर का सूबेदार इनका भतीजा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि करामानिकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को काफी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। तो जो अलाउद्दीन खिलजी पहली बार दक्षिण भारत का अभियान किए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान, वो अभियान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहकर किए थे। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था, करामानिकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा दक्षिण भारत का अभियान कीजिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया और उस अभियान के दौरान भारी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति अलाउद्दीन खिलजी को हुई। अलाउद्दीन खिलजी को जब भारी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हुई तो वह दक्षिण भारत की ओर आकर्षित हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दूसरा सैन्य अभियान दक्षिण भारत में किया और इस बार वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से नहीं पूछे। तो दूसरी बार जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया तो वे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से नहीं पूछे, जिस कारण
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गया, नाराज हो गया। जैसे आप नाराज होते हैं, गार्जियन को कहते हैं 10,000 भेजने, 10,000 की जगह 2,000 गार्जियन भेज दिया, तो स्वाभाविक सी बात है नाराजगी तो होगी ही, या 10,000 की जगह नहीं भेजे। तो इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक करुणा भरा पत्र, अलाउद्दीन खिलजी ने एक करुणा भरा पत्र जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम लिखा। उस पत्र को पढ़ने के बाद जब वह पत्र जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास गया तो उस पत्र को इन्होंने पढ़ा और काफी भावुक हो गए, और फिर ये मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से करामानिकपुर चले गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर में इनसे मिल रहे थे, गला मिल रहे थे, गला मिलने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की चाकू मारकर हत्या कर दी, चाकू मारकर हत्या कर दी। और ध्यान रहे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण उनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। और बाद में जाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ करवा दिया, मतलब भतीजा के साथ साथ दामाद भी बना लिया, भतीजा के साथ साथ दामाद भी बना लिया। एक तो बचपन में पालन पोषण किया, जब अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कोई साया नहीं था तो साया बनकर काम किया, करामानिकपुर दिया, अपना दामाद बना लिया। इतना करने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का अपना नहीं हो सका। इसको क्या कहेंगे, यही नहीं कहेंगे? आज के डेट में तो और घोर कलयुग है। आज के डेट में तो कुछ भी हो सकता है। मां भी बेटा को मार सकती है, बेटा भी मां को मार सकता है, पति भी पत्नी को मार सकता है, पत्नी भी पति को मार सकती है। कुछ भी हो सकता है आज के डेट में। आप भ्रम में मत रहिए कि देखते ना आए दिनों तो देखते ना अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति का खल्लास, और लड़का सब भी अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बीवी को मौत के घाट उतार देता है। ऐसा भी न्यूज आता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं आता, इसनो आता है, समझे? तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है ना, अरे शादी करने से पहले देख लीजिए आपको जिसके साथ रहना है उसके साथ रहिए। क्या जरूरी है गार्जियन के दबाव में आकर शादी कर लेना? हाँ, बाद में जाकर जो है लड़की के कारण कोई घटना कर देना या लड़का के कारण कोई घटना कर देना। उससे पहले ही अपना घर में विद्रोह करके उसी से शादी कीजिए जिससे आपका मन है, समझ गए? ताकि बाद में किसी का जान ना ले आप, समझ गए? चलिए, तो आपको अब समझिएगा, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, और उसका जो मुंडी था, ये वाला पार्ट था, उसको लेकर पूरे साम्राज्य में घुमाया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी इससे अपनी क्रूरता का परिचय दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर घुमाने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि अगर हम ऐसा कर देंगे ना, विरोध का स्वर हमारे खिलाफ नहीं उठेगा, और सब लोग समझ जाएगा जब ये अपना ससुरे को मार दिया, अपने चाचा को मार दिया, अपने पालन पोषणकर्ता को मार दिया, अपने निर्माणकर्ता को मार दिया, तो ये किसी का नहीं है, बच के रहो इससे, समझ गए? और फिर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई स्वर नहीं उठा, कोई आवाज नहीं उठा। यानी जो दिल्ली के अमीर, यानी दिल्ली के जो शासक वर्ग के लोग, वो आवाज उठाते कि ना ये तो फलना को मार के बना है, नहीं मानेंगे हम इसको। जैसे गुलाम वंश में नहीं देखे, गुलामों का गुलाम है, हम नहीं मानेंगे इसको बादशाह। तो इन सभी चीजों से सीख लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया कि उनके साम्राज्य के हर विरोधी के मुंह में ताला लग गया। उनको लगा अगर कुछ करेंगे गए। जैसे आज के डेट में कोई मीडिया मोदी जी के खिलाफ बोल के दिखा दे, कल सुबह उसके घर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका छापा पड़ जाएगा, कोई बोल के दिखाए अभी। तो इस प्रकार आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बने। तो अब हम लोग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अपने आप को सुल्तान घोषित किया।
और जब इन्होंने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया तो ये पुनः अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। इन्होंने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। लाल महल दिल्ली में है जिसका निर्माण बलबन ने करवाया था। तो बलबन द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल महल में, बलबन द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर इन्होंने शासन करना शुरू किया। जब इन्होंने शासन करना शुरू किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो धर्म गुरु थे, जो धर्म का ठेकेदार था, उलेमा उलेमा उलेमा, अमीर, खलीफा, इस सब धर्म का ठेकेदार हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी इन धर्म के ठेकेदारों का विरोध किया, धर्म के ठेकेदारों का विरोध किया, मतलब खलीफा, उलेमा, अमीर, सभी का विरोध किया, सभी की उपेक्षा किया और इस्लाम धर्म पर अपने राज्य को स्थापित किया। यानी कहा इस्लाम धर्म के अंतर्गत निर्णय हम लेंगे, हम सुल्तान है, हम सुल्तान है, हम निर्णय लेंगे, हम निर्णय लेंगे। मतलब इन्होंने उलेमा वर्ग के लोगों का, मुस्लिम धर्म गुरुओं का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने विरोध किया और धर्म पर राज्य की सत्ता को स्थापित किया। राज्य की मतलब सुल्तान की सत्ता को स्थापित अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए, उनकी काफी अधिक महत्वाकांक्षाएं थी और उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक थी कि वो विश्व विजयी करना चाहता था, सिकंदर की भांति, सिकंदर के भांति विश्व विजयी करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, विश्व विजयी करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब सिकंदर ने विश्व विजयी अभियान किया था तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में विश्व विजयी अभियान पर निकले थे और ये 1296 से लेकर 1316 मतलब इस अवधि के दौरान विश्व विजयी अभियान पर निकले थे। तो विश्व विजयी अभियान करना इतना आसान नहीं था। दूसरी बात, ये एक नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था, मतलब खुराफाती दिमाग का था, नया नया करेंगे मोदी जी की तरह। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाएंगे, अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 15 वर्षीय योजना लाएंगे, 500,000 का नोट बंद करेंगे और कहेंगे काला धन बंद होगा और 500,000 की जगह 2,000 का नोट चला देंगे। उससे तो और ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, समझे। नोटबंदी से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये हम तो इस प्रकार आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बने। तो अब हम लोग आते हैं अलाउद्दीन, मतलब इन्होंने उलेमा वर्ग के लोगों का, मुस्लिम धर्म गुरुओं का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने की परिस्थितियां कुछ और थी। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में विश्व विजयी अभियान पर निकले थे और ये 1296 से लेकर 1316 मतलब इस अवधि के दौरान विश्व विजयी अभियान पर निकले थे। तो विश्व विजयी अभियान करना इतना आसान नहीं था। दूसरी बात, ये एक नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था, मतलब खुराफाती दिमाग का था, नया नया करेंगे मोदी जी की तरह। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाएंगे, अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 15 वर्षीय योजना लाएंगे, 500,000 का नोट बंद करेंगे और कहेंगे काला धन बंद होगा और 500,000 की जगह 2,000 का नोट चला देंगे। उससे तो और ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, समझे। नोटबंदी से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, IMF बोल रहा है, RBI बोल रहा है, भारत सरकार का डाटा बोल रहा है। खाली जनता को परेशानी हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, विश्व विजयी करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल, कोतवाल एक अधिकारी होता है, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नया धर्म चलाइएगा, जो अमीर है, उलेमा है, विरोध करेगा और जनता उसी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखा हुआ है, गॉड से जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन इसका तरोताजा, इस बात को समझने का तरोताजा उदाहरण, एक रेपिस्ट है राम रहीम, बाबा राम रहीम। हरियाणा की जनता का उनमें बहुत ज्यादा आस्था है, ठीक है। अरे कहां है, खत्म कहां हो गया, साम्राज्य इतना जल्दी खत्म होता है जी।
जल्दी खत्म नहीं होता है। राम रहीम, जनता पर उसका पकड़ है, जनता पर, क्योंकि वो अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखा हुआ है, गॉड से, ईश्वर से जोड़ करके रखा हुआ है। और जब जब हरियाणा में चुनाव होगा उसको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है बीजेपी सरकार के द्वारा, और बीजेपी को चुनाव में फायदा होता है। हरियाणा में कोई नगर निकाय सबका चुनाव होने वाला है, उसको पैरोल पर छोड़ दिया गया है। देखिए, रेपिस्ट है, गिल्टी साबित हो गया है, दोषी है वो, यहां सच में ये दोषी है, सजा सुनाई गई है, सजा काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखा हुआ है। जनता की आस्था उनमें अभी भी बनी हुई है, जनता उनके इशारे पर मतदान करते हैं, तो बीजेपी सरकार लाभ लेने के लिए उनको समय समय पर पैरोल पर छोड़ देते हैं। तो कभी भी धर्म के साथ, समझे, धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म को नहीं छेड़िएगा, कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, समझ गए। तो अलाउल मुल्क ने समझाया कि आप नया धर्म चलाइएगा, जो मुसलमान सब वो आपको जिंदा छोड़ेगा, जनता रोड पे आ जाएगा, आप जो सुल्तान बन के बैठे हुए हैं ना, सब हेकड़ी निकल जाएगा आपका। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ना, बात तो सही है बोल रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी का सपना सपना ही रह गया। अलाउद्दीन खिलजी ना तो नया धर्म चलाए, ना विश्व विजयी अभियान किए, बल्कि सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया और उसी से संतोष कर लिया। कहा कि विश्व विजयी नहीं कर सकते हैं, उपाधि धारण कर लेते हैं द्वितीय सिकंदर की। तो विश्व विजयी अभियान को त्याग दिए, द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यह अलाउल मुल्क को कहा कि चलिए ठीक है, विश्व विजयी नहीं कर सकते हैं, भारत का तो विजयी कर सकते हैं ना जी, अलाउल मुल्क का एकदम कीजिए भारत का विजय। तो अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजयी अभियान के सपना को त्याग कर भारत विजयी अभियान पर निकले, भारत विजयी अभियान पर निकले। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन कर रहा था, दिल्ली उत्तर भारत में पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह देखा कि सबसे पहले हमें किन क्षेत्रों को जीतना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा सबसे पहले वैसे उत्तर भारतीय राज्यों को जीतना चाहिए जो हमारे साम्राज्य में नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान किया। वैसे उत्तर भारतीय राज्य जो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में नहीं था, उसका अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया और उन सभी उत्तर भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारतीय राज्यों को भी जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। दक्षिण भारतीय राज्यों को भी जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान है, दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान है, उसकी चर्चा एक वन बाय वन हम आपके साथ कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारतीय राज्यों के अभियान के अंतर्गत गुजरात का अभियान किया, रणथंभौर का अभियान किया, चित्तौड़ का अभियान किया, मालवा का अभियान किया। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, चित्तौड़ रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं हुआ करता था। तो उत्तर भारतीय राज्य के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में, उत्तर भारतीय राज्य के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले उन्हीं राज्यों का अभियान करके उन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और तत्पश्चात वे दक्षिण भारत का अभियान किए। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारतीय अभियान। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात का अभियान किया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात का अभियान किया। मोच मुड़ाए हैं जी आप, उधर उधर व्हाइट टी शर्ट वाला मोच काहे मुड़ाते महाराज, मर्द का शान होता है जी, मोच रहने दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर मर्द और औरत में अंतर क्या रहेगा, मोच मुड़वा मत बनिए, कटाइए, छोटा करवा लीजिए। क्या हुआ, यानी सुंदर दिखने के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है ना, नेचुरल चीज के साथ छेड़छाड़ ना होना चाहिए। देखिए, इस बार तो लड़की लोग को भी दे सकते थे, यानी दाढ़ी मोछ, काहे नहीं दिए, आप ही को काहे दिए, सोचिए महाराज। तब आप लोग मुड़ा करके चलते हैं, सुंदर दिखे बा महाराज, कुछ भी।
देखिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय राज्यों के अभियान के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात का अभियान किया और गुजरात का अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 में अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया। क्या हुआ? जाने दीजिए ना। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया। जब गुजरात का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया तो उस समय गुजरात के शासक थे रायकर्ण। गुजरात के शासक थे रायकर्ण। गुजरात के शासक रायकर्ण अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना से ही डर गया। उसको लगा इसे भी युद्ध लड़ेंगे तो हार भी करेंगे, इससे बढ़िया अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि कम से कम हारे तो नहीं ना, भले भाग गए। मतलब जैसे कि हमारा एक सीनियर था, वो जो है उसे परीक्षा निकलता नहीं था, सच यही था, तो परीक्षा नहीं देता था, कम से कम तसल्ली दिलाता था अपने आप को कि हम देते तो हो ही ना जाता, लेकिन होता नहीं था उससे। अभी जो है घर पे है, अभी एगो काम करता है घर पे, वो साइकिल लेकर के गाय और भैंस का जो चारा होता है वो काट करके लाता है, खिलाता है, समझे। मेहनत से बहुत भागता था। 10 मिनट पढ़ता था, 10 मिनट के बाद चाय दुकान पे खैनी लटा के खाएगा, 2 घंटा तक चाय दुकान, फिर आएगा 10 मिनट पढ़ेगा। तो ऐसा पढ़ने वाला विद्यार्थी का रिजल्ट होता है जो मेहनत से भागेगा। अब 10 मिनट पढ़े, आपका 10 मिनट में दिमाग काम करना छोड़ दिया। सीनियर था हमारा, उससे क्या मतलब है, जो गलत है वो गलत है, समझ गए। तो मेहनत कीजिए। आप लोग ऐसा नहीं ना करते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, दिमाग कतार छोड़ देता है और फिर चाय दुकान पे सिगरेट मारने चले जाते हैं, नहीं ना। पीजिए, सब चीज पीजिए, सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, गांजा पीजिए, भांग पीजिए, सब चीज पीजिए, लेकिन पढ़िए। चलिए देखिए, गुजरात का शासक रायकर्ण था, वो डर के मारे भाग गया और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां जाकर शरण ली। अब गुजरात से वहां के शासक के भाग गए तो ये दुन्नू उलुग खां नुसरत खां खूब लूटा, पूरे गुजरात को लूटा, सोमनाथ मंदिर तक को नहीं छोड़ा, सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था दुन्नू, पूरे गुजरात को लूटा। और इस अभियान के दौरान गुजरात को जब आप देखेंगे ना तो गुजरात में 2 खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी है। कच्छ और काठियावाड़ के बीच में जो खाड़ी है कच्छ की खाड़ी, काठियावाड़ और गुजरात की मुख्य भूमि के बीच में जो खाड़ी है खंभात की खाड़ी, या दमन और द्वीप के बीच में जो खाड़ी है खंभात की खाड़ी। इस खंभात की खाड़ी और यहां पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सोमनाथ मंदिर है वो यहां पर है, काठियावाड़ प्रद्वीप के एकदम दक्षिणी भाग में सोमनाथ मंदिर यहां पर है। सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। तो जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में जब उलुग खां नुसरत खां पहुंचा तो नुसरत खां की नजर एक हिजरा पर पड़ा। हिजरा पर नुसरत खां की नजर जिस हिजरा पर पड़ा वो हिजरा काफी तेज तरार था, काफी तेज तरार था। तो नुसरत खां को लगा कि ये जो हिजरा है ये हमारे काम में आ जाएगा। नुसरत खां ने उसके मालिक से उसे 1000 दिनार में खरीद लिया, उसके मालिक से उसे 1000 दिनार में खरीद लिया। वही व्यक्ति कालांतर में जाकर मलिक काफूर कहलाया और मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। नुसरत खां गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। कहा कि यह व्यक्ति आपके काम लायक है और इनमें योग्यता है, सैन्य योग्यता उनमें जबरदस्त था। मलिक काफूर में सैन्य क्षमता जबरदस्त था। मलिक काफूर में उसकी सैन्य क्षमता को लेकर ही उसको खरीदा गया था। इस प्रकार गुजरात के तो शासक भाग गए, गुजरात को लूटा, गुजरात को अपने अधिकार में कर लिया। रायकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मान ली। गुजरात के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया। रणथंभौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किया और यह अभियान भी उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही हुआ था। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही यह भी अभियान हुआ था। रणथंभौर अभियान के दौरान रणथंभौर के शासक थे हम्मीर देव। रणथंभौर के शासक थे हम्मीर देव रणथंभौर के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना लगभग 1 साल तक रणथंभौर के किला को चारों तरफ से घेरे रखा। इसके बावजूद
अलाउद्दीन, इसके बावजूद हमीर देव आत्मसमर्पण नहीं किया, घुटना नहीं टेका, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया, डटकर सामना किया। लेकिन हमीर देव का प्रधानमंत्री रनमल बेवफा निकला। मतलब हमीर देव का जो प्रधानमंत्री रनमल था वह जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया, बेवफा नहीं निकला, हुआ ना। अब आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के पास चला जाए तो क्या होगा। तो हमीर देव का प्रधानमंत्री रनमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया और रनमल ने अलाउद्दीन खिलजी को हमीर देव की हर कमजोरी बता दी। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किला पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान ही हमीर देव मारा गया। हमीर देव के मारे जाने के बाद हमीर देव की पत्नी थी रंगा देवी या रंग देवी, रंग देवी या रंगा देवी कुछ राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर कर ली। यानी उनको शंका था, रंगा देवी को शंका था कि अब तो हमारे पति मारे ही गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी का तो अधिकार रणथंभौर पर हो ही गया है, तो अब अलाउद्दीन खिलजी हम राजपूत स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण व्यवहार करेगा, इससे बेहतर है कि अपने आप का आत्मदाह कर ले, इससे बेहतर है, ऐसे भी नर्क जैसा जीवन हो जाएगा। तो रंगा देवी हजारों की संख्या में राजपूत स्त्री के साथ जोहर कर ली, आत्मदाह कर ली और फिर इस प्रकार रणथंभौर के ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। रणथंभौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान 1303 में किया। 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया और जिस समय चित्तौड़ का अभियान किया था उस समय यहां के शासक थे राणा रतन सिंह थे। ऐसी कहानी मार्केट में विद्यमान है कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, काफी खूबसूरत थी। उसी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया। ऐसा विवरण मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती नामक ग्रंथ की रचना की है। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। और शेरशाह सूरी एक मुस्लिम शासक था, अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम शासक था, राणा रतन सिंह हिंदू शासक था। मलिक मोहम्मद जैसी स्वयं भी मुसलमान था। तो क्या वो हिंदुओं की बातों को बिना पक्षपात के नहीं रखता? तो ये एक अफवाह है, ऐसा था नहीं कि रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना अभियान किया था। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, आप याद कीजिए, विश्व विजयी करना चाहता था, तो भारत का भी विजय नहीं करेगा, बताइए। अलाउद्दीन, जबकि वास्तविकता यह मार्केट में यह चीज है कि रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आधुनिक अनुसंधान यह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अपने साम्राज्यवादी गुण होने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का सैन्य अभियान किया और चित्तौड़ पर आधिपत्य किया, चित्तौड़ को अपने अधिकार में किया और वहां का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया तथा चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रखा। तो चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में किया। इस समय चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। ऐसी मान्यताएं हैं कि राणा रतन सिंह की पत्नी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया, जो कि सरासर गलत है। बल्कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया और राणा रतन सिंह भी शुरुआती दौर में अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेका, लड़ा, डटकर सामना किया, लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी के हाथ पराजय का सामना राणा रतन सिंह को करना पड़ा और फिर चित्तौड़ उनके हाथ से चला गया और अलाउद्दीन खिलजी यहां का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। चित्तौड़ अभियान के बाद, और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर थे और अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं चित्तौड़ का अभियान किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं था बल्कि चित्तौड़ में था। चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है। तो मंगोल आक्रमणकारी को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली में ना है, दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर कब्जा किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर थे। उन्हें पता चला
दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी टस से मस नहीं हुए। अलाउद्दीन खिलजी सोचे कि पहले इसको जीतेंगे और उसको भी हराएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता आराम से और फिर दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली से मंगोल आक्रमणकारी को भी भगा दिया। भारतीय इतिहास में संभवतः सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। भारतीय इतिहास में ऐसी मान्यता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं और कुल 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। तो जो कुल 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं उसमें हम आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमण 1297 में, अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे उलुग खां और जफर खां ने दबा दिया। दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 में सल्दी खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे जफर खां ने दबाया। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 में कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ, उसको भी जफर खां ने दबाया और इस मंगोल आक्रमण के दौरान ही जफर खां मारा गया था। फिर चौथा मंगोल आक्रमण 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर थे, तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ, जिसे मलिक काफूर ने दबाया। चौथा मंगोल आक्रमण 1305 में अली कुली बेग के नेतृत्व में हुआ, जिसे मलिक काफूर ने दबाया। और छठा मंगोल आक्रमण 1306 में इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ, जिसे मलिक काफूर ने दबाया। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं, जिसमें पहला मंगोल आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था, इसे दबाया था उलुग खां और जफर खां। है जी, नोट में है बकलोल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर मंगोल आक्रमण को दबा रहा है। सैन्य क्षमता था तब ना मंगोल आक्रमण को दबाया। तो इसको याद रखना है, याद कर लीजिएगा, आगे याद करवा देंगे। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, बता दिए हैं कब हुआ है, किसके नेतृत्व में हुआ है, कौन मंगोल नेता थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, किसने भाग लिया और किसने इसे दबा दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मालवा का अभियान किया 1305 में, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने एकदम कोना में दोस्ती फरिया रहे हैं सब, वो जो डेस्क पे बैठे हुए हैं, मुंह ऐसे क्या है, ये कौन तरीका है बैठने का, महाराज बढ़िया से बैठिए, बतियाते रहता है। सबको लगता है कि हम नहीं देखते हैं, हम देख करके नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत चीज को नजरअंदाज करना होता है, समझे। हाँ, एकदम दांत निकाल रहे हैं, बताइए। बात मत कीजिए महाराज, सुनिए। ये लोग भी बतियाती है ना, बतियाती है ना, इसका मतलब आप लोग देखते रहते हैं, निहारते रहता है ये सब। मतलब वो लोग अगर बतियावे करते आप भी तो उसको निहारते, मतलब वो भी नहीं सुन रही है, आप भी नहीं सुन रहे, तो वो अपना बतिया रही है, आप निहारिए। चलिए अब आगे आइएगा। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान थोड़े किया था, वो भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को, जाइए आप कीजिए। और उनसे पहले जो शमसुद्दीन की उमर के कुबाद बलबन, अलाउद्दीन नासरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह, बहराम शाह, इल्तुतमिश, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब तो दक्षिण भारत का अभियान ही नहीं किया था, दक्षिण भारत का तो अभियान ही नहीं किया था। तो जो विंध्याचल पर्वत है, जो पर्वत भारत को 2 भाग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है, उस विंध्याचल पर्वत को पार कर, उस विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। मलिक काफूर जैसे क्रूर अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी था ना, सेम वैसने मलिक काफूर था, एकदम मार काट में पूरा विश्वास था, मोह माया नाम का कोई चीज नहीं था, बहुत क्रूर और अत्याचारी था मलिक काफूर, समझ, मलिक काफूर।
मलिक काफूर को भेजा, और दिमाग का भी बड़ी तेज था, क्विक निर्णय लेता था, क्विक डिसीजन, समझ गए। और उसके निर्णय लेने के ऊपर कोई पूर्ण विराम नहीं था, स्वयं निर्णय लेता था। बाद में जाकर अलाउद्दीन खिलजी वहां कर दिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी में नहीं कुछ कहता था, कि जीत करना आता था जी, जीत कर आता था, साम्राज्य विस्तार करके आता था, धन संपत्ति लेकर आता था। मान लिया जाए कि आप ही हैं, अगर आप को अभी गार्जियन पढ़ा रहे हैं, नौकरी हो जाएगा, अपने मन से शादियों कर लीजिएगा, कुछ कीजिएगा, तो गार्जियन थोड़े बोलेगा, है? ले ली बो की किसी से भी शादी कर लीजिएगा, थोड़े गार्जियन बोलेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लिया जाए कि कुछ नहीं हुआ, घर पे जाकर कुछ गलत कर दिए, 400 गाली मिलेगा, लाठियों मिलेगा, तो गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो सफलता के सामने सब चीज, सबका मुंह बंद हो जाता है, और सफलता के समय तो वो भी बोलता है जिसको बोलने भी नहीं आता, समझे। तो अब देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया, और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। दक्षिण भारतीय अभियान के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी का अभियान किया, देवगिरी के बाद वारंगल का अभियान किया, वारंगल के बाद पांड्य राज्य का अभियान किया, पांड्य राज्य। देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1307 में, वारंगल 1309 में, और पांड्य 1311 में। जब देवगिरी का अभियान किया था तो उस समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। और ध्यान दीजिएगा, ये बात हम आपको अभी भी बोले हैं, लिखे ना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत का अभियान किया, वो दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर। देवगिरी का अभियान 1307 में किया। यहां के शासक रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित किया और बंदी बना लिया, और इसको कहा दिल्ली जाइए और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकारिए, तब आपका राज आपको लौटा देंगे और आप अपने राज्य में शासन कीजिएगा, टैक्स वसूलिएगा, सब चीज कीजिएगा, और उसका एक निश्चित हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी को दे दीजिएगा। मतलब आपने हमारी अधीनता स्वीकार ली है, यह माना जाएगा। रामचंद्र देव बंदी बना लिए गए थे, मरता क्या नहीं करता है कि ना। हाँ, तो रामचंद्र देव को लगा दूसरा तो कोई चारा है ना, अब तो हम बंदी बना लिए गए हैं। तो रामचंद्र देव दिल्ली गए। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने काफी मान स्वागत किया रामचंद्र देव का, और इन्हें राय रायन, राजाओं में राजा की उपाधि दी। मान सम्मान से काफी गदगद हुआ और कहा चलिए ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकारते हैं। और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार ली, और फिर वो वापस अपने राज्य आ गए, शासन करने लगे, और अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देने लगे। इसके बाद 1309 में तेलंगाना में पड़ता है वारंगल। तेलंगाना राज्य है ना वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है वारंगल। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल का अभियान किया। इस समय यहां के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, प्रताप रुद्रदेव। और ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी 1309 में जो वारंगल का अभियान किए हैं, इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी वारंगल का अभियान किए थे 1303 में। 1303 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार वारंगल का अभियान 1303 में किया, और उस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हार हुई। वारंगल के काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव की जीत हुई। तो जब वारंगल का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में किया था, तो उस समय यहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, इनका संबंध काकतीय वंश से था। काकतीय वंश के ये शासक हुआ करते थे, प्रताप रुद्रदेव। तो वारंगल का अभियान अलाउद्दीन खिलजी पहली बार 1303 में, जिसमें काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया। उस पराजय का बदला लेने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 में फिर से वारंगल का अभियान किया, और इस अभियान के दौरान मलिक काफूर की योग्यता और दूरदर्शिता के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना की जीत हुई। तत्पश्चात मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया। प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया। प्रताप रुद्रदेव समझौता किया, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया, और प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर हीरा था। गोलकुंडा का खान तेलंगाना में गोलकुंडा का खान है। उस गोलकुंडा के खान से ही कोहिनूर हीरा निकला था, और वह कोहिनूर हीरा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था। प्रताप रुद्रदेव ने यह कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी
को भेंट कर दी, अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दी। इस प्रकार वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई। मलिक काफूर उसी को न जाकर देगा जी है। इसके बाद पांड्य राज्य। पांड्य राज्य में दो भाई था, सुंदरपांड वीरपांड। सुंदरपांड वीरपांड गद्दी के लिए आपस में लड़ रहा था। सुंदरपांड वीरपांड गद्दी के लिए आपस में लड़ रहा था, जिसमें सुंदरपांड ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि हमको गद्दी दिला दीजिए, हम आपका वफादार बनकर रहेंगे, हम आपकी अधीनता को मानेंगे, हम आपको टैक्स देंगे। सुंदरपांड ने अलाउद्दीन खिलजी को यह बात कहा तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि उत्तराधिकारी के युद्ध के माध्यम से ही इसको जीत लेते हैं। मलिक काफूर को कहा जाइए, वीरपांड को हटाइए और सुंदरपांड को गद्दी पर बैठाइए। मलिक काफूर पांड्य राज्य गए, वीरपांड को खल्लास कर दिया, सुंदरपांड को गद्दी पर बैठाया। सुंदरपांड ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार की। बाद में जाकर जो देवगिरी है, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव का जब निधन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शंकर देव बना। शंकर बना। शंकर देव कहा कि हमारे बाबूजी ने आपसे हारे थे, हम आपका अधीनता काहे मानेंगे, हम आपको टैक्स काहे देंगे। तो जब देवगिरी के शासक रामचंद्र देव का निधन हो गया तो उसका पुत्र शंकर देव जब शासक बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। जब शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को फिर से देवगिरी भेजा और मलिक काफूर देवगिरी गए, शंकर देव को पराजित किया और शंकर देव को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इस प्रकार अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार से अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यह तो उनकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई सारे सुधार किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कई सारे सुधार किए गए थे उसको हमें देखना है। देखिए 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 देखिए, इस पीछे मुंह बैठा हुआ था कि वो अभी आया है? अरे कुछ को तो बोलिए, अभी आया है? अच्छा, देखने के लिए आया है क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निहारने के लिए आया। महाराज बहुत दिन से पढ़ रहा है, कुछ नौकरी उकरी नहीं हो रहा है। लड़का को हम जानते हैं, समझे। ऐसे भटकते रहिएगा तो जीवन में कभी नौकरी हो वो नहीं करेगा। हम बहुत अपने लड़का को जानते हैं कि जो देखिए, हम आपके बैच में पता नहीं बोले हैं, बहुत सारा बैच है, किसमें क्या बोलते हैं पतो नहीं रहता है, या फिर आप ही के बैच में बोले होंगे। देखिए, एक बुक, जैसे मोदी जी नारा देते हैं ना, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, और दूसरा भी है जी, एक देश एक टैक्स, जीएसटी लागू कर दिए नारा देकर के, और फिर एक देश एक संविधान, एक देश एक झंडा का नारा देकर अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिए। समझ गए? एक देश एक कानून कह करके अनुच्छेद 44 पूरे देश में लागू कर देंगे कुछ दिन में, देखिएगा ना, समान नागरिक सिविल संहिता। ऐसा हम नहीं कहते हैं। जीत आपकी बुक पढ़िएगा ना, शिव खेड़ा की बुक है, काफी शानदार बुक है, मोटिवेशनल बुक है, उसको पढ़ना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। आप कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी, आपको पढ़ना चाहिए। जीत आपकी, शिव खेड़ा, यू कैन विन, इंटरनेशनल मोटिवेटर है, राइटर है शिव खेड़ा। हाँ सुनिए, उसमें बहुत सारा कहानी दे करके समझाया गया है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक बुक कोई पकड़िए, ठीक है, एक बुक कोई पकड़िए, एक टीचर कोई पकड़िए या एक मार्गदर्शक कोई पकड़िए और एक मुश्त होकर 1 साल तक मेहनत कीजिए। कोई ऐसा वनडे परीक्षा नहीं होगा जिसमें आपका रिजल्ट रुकेगा, सब में एक है। अगर 2 नाव में पैर रखने वाला का होता है, वही हश्र होता है जो होना होता है, और 2 नाव में पैर रखिएगा डूबिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो बुक पकड़वाए हैं, ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र करते रहिए, संस्थान का जो सब्जेक्टिव नोट पकड़वाए हैं करते रहिए उसको। अब इन है वो बुक करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जीवन में कभी नहीं कर पाइएगा। कोई एक बुक खत्म नहीं हो पाएगा, और जब तक आज के डेट में पूरा आपका सिलेबस खत्म नहीं है, रिजल्ट आपका नहीं हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन कितना भी टफ हो, कट ऑफ 80-85 रहता है, उससे कम रहता है। वो जो कटअप आया है वो सार्जेंट का कटअप है, आप भ्रम में मत रहिए, उतना पे दरोगा हुआ, 80+ वाला को दरोगा हुआ है, उससे कम वाला को सार्जेंट हुआ है या नहीं हुआ है,
समझे? क्वेश्चन टफ रहे आसान रहे, पढ़ने वाला 2 से 3 हजार लड़का एकदम ऐसा क्रीम है, कुछ रहे उस 100 में 90 को ठोक के आएगा, और जो 100 में 90 को ठोक के आएगा रिजल्ट उसी का होगा। देखिए ना, पिछले दिनों तो टॉपर सब आया हुआ था, हम तो डाले भी हैं यूट्यूब पर, कुछ आया हुआ तो बहुत सारा का था, कुछ हम डाले हैं, जाके देखिए 80 85 84 89 क्वेश्चन सही किया है, 92 क्वेश्चन तक लोग सही किया है। वो कैसे कर दिया? जब वो कर सकता है तो आप कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो बृहस्पति ग्रह से उठ के आया है, उसमें अलग क्षमता है, आप ही के बीच में से उठ करके लोग करता है। तो जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, आप इस बात को समझिए। एक बुक, एक टीचर या मार्गदर्शक, एक प्रैक्टिस सेट, 1 साल, 1 साल के भीतर ऐसी आपकी तैयारी हो जाएगी, इस भारतवर्ष के भीतर कोई भी वनडे एग्जाम आप क्रैक करेंगे, अगर आप इस नीति पर चलेंगे तो। और नहीं चलेंगे तो जो आज है वही है। 1 साल का मतलब ना घर जाना है, ना मोबाइल चलाना है 1 साल तक, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, 365 दिन के 365 दिन पढ़ना है। चलिए अब आइए आगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हर क्षेत्रों में, और देखिए हम ये भी कह देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हम ही को मानिए, एकदम नहीं, हम कभी नहीं कहे ना कहेंगे। आपको जिसको मानना है, जो मास्टर के पास पढ़ना है, जो किताब पढ़ना है, आप अपना पढ़िए, लेकिन एक होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही को मानिए, हमारे दिशा निर्देशन में चले, ना, एकदम नहीं, ना कभी कहे ना कभी कहेंगे, समझ गए आप? इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा, लेकिन दो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमको एकदम नहीं फॉलो कीजिए, अगर हमको फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को एकदम नहीं फॉलो कीजिए, और नहीं तो फिर बीच मझधार में जाकर दवा जान चल जाएगा। सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई सारे सुधारात्मक कार्य किए गए। इन्होंने अपना लक्ष्य विश्व विजयी को बनाया, साम्राज्यवाद को बनाया। तो साम्राज्य के विस्तार हेतु युद्ध लड़ना होता, और युद्ध सैनिकों की मदद से आप लड़ सकते थे। तो सैन्य क्षेत्र में इन्होंने कई सारे परिवर्तन किए। इन्होंने अस्थाई सेना की नींव रखी, स्टेबल सेना, अस्थाई सेना की नींव रखी। इससे पहले होता था क्या, सुल्तान को जब जरूरत होती थी तो सेना आकर जरूरत के समय मदद कर देता था, फिर सेना बाद में जाकर अपना कोई खेत में काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इन्होंने अस्थाई सेना की नींव रखी, और इन्होंने कहा कि जो सेना है वो सेना है, वो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करेंगे, सेना का ही काम करेंगे, ये नहीं कुछ करने लेंगे ना। तो इन्होंने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अस्थाई सेना की नींव रखी, अस्थाई सेना की नींव रखी। अस्थाई सेना की नींव रखने के बाद इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इनसे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनसे पहले जो है ना, सैनिकों को जागीर दे दिया जाता था, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, और कहा जाता था कि आपके अधीन है, आप अपना यहां उपजाइए, किसी को दीजिए, जो करना है कीजिए, वेतन के बदले आपको यही रहेगा, और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आप आइएगा, हाँ, नहीं तो जागीर छीन लेंगे आपका। ऐसी व्यवस्था थी। तो इनसे पहले सैनिकों को जागीर दी जाती थी, इनसे पहले सैनिकों को जागीर दी जाती थी, जागीर, समझ गए, जागीर दी जाती थी। लेकिन इन्होंने कहा ना, जागीर नहीं देंगे। इन्होंने सैनिकों से सब जागीर ले लिया, सब भूमि ले लिया, कहा सब हमारे अधीन है, ये सरकारी भूमि है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों से जागीर लेकर उसको खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया, यानी सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया, सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया, और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इसके पीछे यह भी कारण था कि भूमि का टुकड़ा मिला हुआ है, सैनिक के मन में होता था यही भूमि के टुकड़ा पर कितना दिन तक उसके अधीन काम करेंगे। नगद वेतन माह दर माह मिलता था, फटाफट पैसा आता था, तो सैनिकों को मन लगता था कि हाँ आया है कुछ, समझ गए। जैसे मान लिया जाए आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका कहीं रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, डिमोटिवेट होइएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाइएगा, डिप्रेशन में जाइएगा, फांसी लगाइएगा, नदी में कूद जाइएगा, मर जाइएगा, यही ना कीजिएगा। अब वही मान लिया जाए रिजल्ट हो रहा है, पीटी हो रहा है, कभी कभी मेंस हो रहा है, तो उससे लगता है कि जब थोड़ा बहुत आते रहता है ना, हमेशा रिजल्ट आते रहता है थोड़ा बहुत, तो लगता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लोग मोटिवेट रहता है। तो सैनिकों को जब नगद वेतन मिलता था तो सैनिक मोटिवेट रहते थे। तो सैनिकों को सक्रिय रखने के लिए, सक्रिय सेना सक्रिय रह सके, इसको लेकर सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी भ्रष्टाचार का सख्त विरोधी था, और सैनिकों को बहुत ज्यादा वेतन नहीं मिलता था, लेकिन
सैनिकों को जितना वेतन मिलता था उसी के अनुरूप अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया। कहा फलना चीज इतने में बिकेगा, चिलना इतने में बिकेगा, ताकि सबको प्राप्त हो सके, सब खा सके और सब सुखी संपन्न रह सके। ये नहीं गरीब नहीं खाएगा, अमीर खूब खाएगा, ना ऐसा ना था। बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के कीमत को निर्धारित किया और कीमत को निर्धारित करते हुए ऐसा प्रावधान किया कि हर कोई खा सकता है, हर कोई खा सकता है, हर कोई खा सकता है। तो वस्तुओं की कीमत को निर्धारित अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में देखा कि जो व्यापारी है वो कम तोलता है। 1 किलो की जगह 900 ग्राम, 800 ग्राम। हाट पे, मुसल्लपुर हाट पे क्या होता है जानते हैं? जो लोकल है, लोकली आदमी का हाट है। पहले जो ये एरिया था ना, आज जो आप बड़ा बड़ा महल देख रहे हैं, पानी लगता था यहां पर, सब्जी उगता था, सब्जी उगता था। और वो जो हाट है जहां पे, वहां पे सब्जी उगता था पहले, अब पानी लगता था, कोई व्यवस्था नहीं था। आज ना ऐसा हो गया है। हाट पे, हाट का जो व्यापारी है वो लोकल को पहचानता है और विद्यार्थी को पहचानता है। 2 तरह का बटखरा रखता है, तराजू रखता है 2 तरह का। अगर यहां का लोकल आएगा एकदम 1 किलो में 1 किलो, अब विद्यार्थी आएगा 1 किलो में 750 ग्राम। और लोकल से 40 रुपए किलो गोभी है, 20 रुपए लेगा। अब विद्यार्थी से 40 रुपए तो 60 रुपए लेगा। वेट भी कम देता है, दाम भी ज्यादा लेता है। मुसल्लपुर हाट विद्यार्थी को लूटता है। मुसल्लपुर हाट का व्यापारी, चाहे सब्जी व्यापारी हो, दुकानदार हो, रूम ओनर हो, सब शोषण करता है। समझ, सब शोषण करता है। एक मुसल्लपुर हाट का टीचर है जो विद्यार्थी का शोषण नहीं करता, 200-400 में पढ़ाता है। समझ गए? सबसे ज्यादा सस्ता पढ़ाए पूरे भारतवर्ष के भीतर, पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, किसान कोल्ड स्टोर में। इससे ज्यादा सस्ता पढ़ाई कहीं नहीं है। आप पता कर लीजिए जाकर के, यहां से भिखना पहाड़ी टपिए ना, 10,000 आप पढ़ाएगा खाक। बोरिंग रोड, मास्टर आएगा कोट लगा के, टाई लगा के, किताब देख के पढ़ाएगा, बोर्ड पे सब चीज लेके पढ़ाएगा और सामने में सब चीज रख के पढ़ाएगा। समझे? यही सच्चाई है। सबसे सस्ता एजुकेशन किसान कोल्ड स्टोर में। और यही कारण है कि किसान कोल्ड स्टोर आज के डेट में हब बना हुआ है स्टूडेंट का। समझ गए? और हम 2-4 को क्लासरूम और ले रहे हैं, हम और सस्ता करेंगे इसको। हम तो 100 में लाएंगे, 100 में कोई भी एक सब्जेक्ट। 2-4 को क्लासरूम हमको बढ़ाने दीजिए। अभी ऊपर वाला क्लासरूम ले लिए, समझे? इससे ऊपर के ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला भी लेंगे और उधर भी बंदा उधर लेंगे। 2-4-5 को बिल्डिंग और लेने दीजिए। ये पूरा बिल्डिंग होगा ज्ञान बिंदु बिल्डिंग, समझे? और उसके बाद 100 में कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन पहले बिल्डिंग लेंगे तब। पहले कुछ देखिए, पैसा होना चाहिए पास में, तब मजा आता है खर्च करने में। अगर मान लिया जाए कि आपसे कोई पैसा मांगने आया, आपके पास पैसे नहीं हो तो आप उसको क्या दीजिएगा? अगर आपके पास कोई मांगने आया, आपके पास पैसा है तो दे दीजिएगा। तो पहले पैसा कमाएंगे तब ना खर्च करेंगे। कमाए हैं तो खर्च करते हैं ना जी, खर्च करते हैं। महाराज लगभग 1000 के आसपास विद्यार्थी को फ्री में जोड़े हैं। आपको क्या लगता है 10 से 12 बैच में फ्री में जोड़े हैं तो उसमें पैसा नहीं लगा है? 18% सीधा जीएसटी लगा, 100 में 18% सीधा कटा है। आप भ्रम में मत रहिए कि पैसा नहीं लगा, फ्री में जोड़ दिए हैं। अपना पैसा खर्च किया, अपना पॉकेट से लगाए हैं पैसा, समझे? जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा। चलिए आगे आइए। अब तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह देखा कि भ्रष्टाचार है, व्यापारी कम तौलता है, तो एक आदेश जारी किया। और आदेश जारी करते हुए कहा कि जो व्यापारी जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। जो व्यापारी जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का एक नीति बड़ी शानदार है, कोई भूखा ना सोए। जिसे हमारे मोदी जी, हमारी केंद्र की मोदी सरकार गर्व से कहती है, कोरोना काल में भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष मुफ्त अनाज दिया है। और इस पर मुहर भी लगा है। मतलब 140 करोड़ हमारी आबादी है, 80 करोड़ को सरकार ही मुफ्त राशन दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं भारत में तो भुखमरी की समस्या है, तब तो दे रही है। भुखमरी सूचकांक में 107, 101 था, इस बार और खिसक गए, 107 पर चला गया है। हमसे बढ़िया तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। और भारत की इन सभी, ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कारण मोदी जी है ना, एकदम नहीं। इस समस्या का कारण भारत की आम जनता है, भारत की आम जनता। और इस समस्या का कारण जनसंख्या है। जनसंख्या हमारे देश में बहुत है जी, इसका कारण जनसंख्या है। किसी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगा देना यह सही नहीं है। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है, और उसके बाद सरकार की तो नीतियां है ही, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या। हमारी जनसंख्या ही इतनी अधिक है कि इसका पालन पोषण करना। अब मान लिया जाए घर में 2 संतान है तो बहुत बढ़िया से लोग पढ़ा लिखा लेता है, कपड़ा उपड़ा सब चीज दे देता है। अब घर में मान लिया जाए एक इंडियन क्रिकेट टीम, इतना लोग है,
तो किसी को शर्ट मिलेगा तो पैंट ना, और किसी को गंजी मिलेगा तो किताब ना, यही ना होता है। हाँ, तो संतान उत्पत्ति मत कीजिएगा, एगो हम दो हमारे एक, शादी करने के बाद एगो से ज्यादा, बेटा हो या बेटी उससे कोई मतलब नहीं। बेटी होगा तो बेटी को पढ़ाइएगा लिखाइएगा बढ़िया बनाइएगा, दामाद को घर जमाई बना लीजिएगा, समझ गए। और लड़का लोग तो लोभी होवे करता है, देखेगा पैसा वाला बाप की बेटी है, पैसा वाला आराम से घर दामाद बन जाएगा, समझे। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, आज बड़ी बहुत एक्स्ट्रा बोल दिया ना वो। चलिए बात है कि अब फाउंडेशन बैच सब है ना, जॉली मूड में पढ़ाएंगे। फाउंडेशन बैच का टेंशन रहता है कि अगला बैच है, पिछला बैच है, नगला बैच है, डगला बैच है। अभी तो आप छुट्टी दे दी है फाउंडेशन में, मजा में है, एगो दूगो बैच आराम से पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत, समझे। तो छुट्टी में घर और नहीं जाइएगा, नहीं जाना है घर किसी को नहीं। देखिए हम जाते हैं घर, जब आपका मास्टरवा नहीं जाता तो आप कहीं जाइएगा, घर नहीं जाना है। पूरे दशहरा में पढ़ाए नहीं आपको, अष्टमी हो, नवमी हो, दसवीं सब रोज पढ़ाए ना। हाँ, इसमें भी पढ़ाएंगे, दिवाली हो, धनतेरस हो, छठ का सुबह वाला रखो, शाम वाला रखो, खरना हो, कदवा भात हो, नहाए खाए हो, भैया दूज हो, कुछ भी हो, सब चीज में पढ़ाएंगे। सब पर्व का तो नाम लिए लिए, इस बीच में तो यही पर्व होता है, गोवर्धन पूजा। हाँ पढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर सैनिकों का हुलिया बदलने, सैनिकों का हुलिया लिखने, सॉरी सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। सैनिकों का हुलिया लिखने मतलब सैनिकों का विवरण लिखने, सैनिक का नाम फलना है, इतना घोड़ा है, उसका संपूर्ण विवरण लिखने की जो परंपरा, उसी को हुलिया लिखने। और सैनिकों को नगद वेतन देने, सैनिकों घोड़ा दागने, यानी घोड़ा पर एक निश्चित प्रकार का चिन्ह दे दिया जाता था कि फलना चिन्ह है और फलना व्यक्ति का घोड़ा होगा, और चिलना चिन्ह है तो चिलना व्यक्ति का घोड़ा होगा, ढेकना चिन्ह है तो ढेकना व्यक्ति का घोड़ा होगा, समझ गए। तो घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत, ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके। देखिए होता था क्या, सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था, सैनिक घोड़ा लेकर आता था और घोड़ा की संख्या दिखाता था कि हमारे पास इतना घोड़ा है, तो जिस व्यक्ति के पास जितना घोड़ा उसको उतना अधिक सैनिक और उतना अधिक वेतन, सॉरी, जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक घोड़ा उसको उतना अधिक वेतन दिया जाता था। तो होता यह था कि एक सैनिक अपना घोड़ा दिखा के लाया, वेतन ले लिया, और दूसरा सैनिक क्या करता था, अपना घोड़ा और दूसरे सैनिक का भी घोड़ा लेकर चला जाता था, और जब घोड़ा को दाग दिया कि इसका घोड़ा ही, उसका घोड़ा उसका घोड़ा है, तो अब कैसे भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार करना पॉसिबल होगा। तो विशेष तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सैनिकों के हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की, और साथ ही साथ सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने आपको एक अस्पा, दो अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, दो घोड़ा वाला सैनिक की व्यवस्था किया। फिर इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाई दरवाजा का निर्माण, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार क्या कहलाता है, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार अलाई दरवाजा कहलाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली के भीतर जमियत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, इस सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। शासन प्रशासन करते हुए अलाउद्दीन खिलजी का निधन 1316 में हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के निधन होने के बाद अगले सुल्तान शिहाबुद्दीन उमर बने। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी विलासी प्रवृत्ति का था, और वे कभी कभी नग्न होकर राज दरबार में दौरा करता था, और कभी कभी स्त्री का पोशाक पहनकर राज दरबार में दौरा करता था। मतलब एकदम उसका दिमाग भसक गया था, यानी जो मन होता था वही करता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खां ने कर दी। खुसरो खां ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, और खुसरो खां ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा। खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी, और खिलजी वंश के स्थान पर एक नए राजवंश तुगलक वंश के शासन की नींव डाली। तुगलक वंश के शासन की नींव डाली। आगे तुगलक वंश है, आगे हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको सबसे पहले पढ़ना है इसको। जल्दी पढ़िए, अब सब लोग पढ़िए जल्दी, 2 मिनट में पढ़िए। पेरोल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपराधी है, जेल में बंद है, उसका जेल में आचार व्यवहार विचार ठीक होता है, तो उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी पे भेज दिया जाता है, इसी को पेरोल कहा जाता है।
पढ़िए। एक लड़का मैसेज कर रहा है, छठ में पूरा पटना खाली होता है, क्लासरूम को सर पढ़ाइएगा। हमारा विद्यार्थी नहीं जाता है जी। कहाँ है आप? दशहरा में कोई गया जी? बताइए, पढ़ाए ना? पिछले साल भी तो छठ में पढ़े हुए किए थे, पढ़ाए थे, एकदम पढ़ाए थे। बताइए हम कितना त्याग करते हैं? हम 7 साल से जो है हर चीज को त्याग किए हुए हैं। आप लोग 1 साल नहीं त्याग सकते। मत त्यागिए, मेरा क्या लीजिएगा? जैसे आज जीवन में कष्ट है, आजीवन आज जीवन में कष्ट बना रहेगा। पढ़िए जल्दी जल्दी। घर जा रहे? नहीं जा रहे? हाँ, नहीं जाना। जल्दी जल्दी पढ़िए। 10 से 12, 12 से 2, हाँ 2 से 4 पढ़ते रहिए। भर्ती 10 से 12, 12 से 2, हिंदुस्तान। खिलजी वंश के शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? पढ़ लिए? आइए तब मेरे साथ एक बार याद कीजिए तो। आइएगा। खिलजी वंश के शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ? केकुवाद, 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 केकुवाद। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी? केकुवाद। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी? केकुवाद ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किलोखड़ी। किसे बनाया? अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहां थी? राज्याभिषेक कहां करवाया? और शासन के क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप। शासन के क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। और किसके शासनकाल के दौरान चंगेज खां का नाती उली खां भारत आया और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, जिस कारण उसे नवीन मुसलमान कहा गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन विश्व विजयी करना चाहता था और एक नया धर्म, और किसके कहने पर यह सब छोड़ दिया? अलाउल मुल्क। अलाउल किसके कहने पर दोनों सपना छोड़ दिया? अलाउल सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने दी? सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की है। और इसके बाद आगे बताइएगा उलेमा वर्ग का विरोध किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा गुजरात का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1298। और यह अभियान किसके नेतृत्व में? उल्लू खां। और इस समय गुजरात के शासक कौन थे? कौन था? रायकर्ण था। और गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में किसको खरीदा गया? और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान जब 1301 में किया था तो उस समय वहां के शासक कौन थे? हमीर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़ का अभियान किया था वहां के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। और दक्षिण भारतीय किस शासक से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ? प्रताप रुद्रदेव। अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के किस शासक से कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई?
प्रताप रुद्रदेव। अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। एक अस्पा दो अस्पा की शुरुआत। वस्तु के कीमतों का निर्धारण किसने किया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत। सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? जमियत खाना मस्जिद। हजार खंबा महल। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना? शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर। और कौन ऐसे शासक थे जो नग्न दौरा करता था राज दरबार में, स्त्रियों का वस्त्र पहना करता था? अपने आप को खलीफा घोषित किसने किया? मुबारक खिलजी। पैगंबर का सेनापति अपने आप को किसने खुसरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह। खिलजी वंश के बाद किस वंश के शासकों ने शासन किया? किस वंश के शासकों ने? सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ? कौन मंगोल नेता? किसने दबाया? दूसरा कौन मंगोल नेता? दबाया किसने? तीसरा किस मंगोल नेता के नेतृत्व? दबाया किसने? चौथा किसके नेतृत्व में? दबाया किसने? पांचवा किसके नेतृत्व में? दबाया किसने? छठा किसके नेतृत्व में? दबाया किसने? इसे आगे अगले क्लास में तुगलक वंश को देखेंगे। ठीक है, चलिए सुन लीजिए। बिट्टू सर का क्लास बंद रहेगा और ध्यान दीजिएगा। आप सभी 10 से 12 बैच के छात्रों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप फुल पेमेंट करके अपने आप को एप्लीकेशन पर ऐड करवा लें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बायोलॉजी चल रहा है बिट्टू सर का। छुट्टी में हम आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और जो चीज यहां पर पढ़िएगा उसको रिवीजन करने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगता है, नहीं लगता है। छुट्टी है, इसका फायदा उठाइए। टेस्ट नहीं हो रहा है, इसका फायदा उठाइए। बिहार दरोगा पिछला बैच में, और ध्यान दीजिएगा, आपको बिट्टू सर केमिस्ट्री आपके बैच में लाइव आकर पढ़ाएंगे, हम पूरा भरोसा देते हैं आपको। फिजिक्स भी आकर पढ़ाएंगे, लेकिन छुट्टी का लाभ उठाइए। देखिए, जीत आपकी बुक जिसका जिक्र किया उस पर लिखा हुआ है, विजेता कोई अलग काम नहीं करता बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करता है। पढ़ना तो सबको जीएस ही है जो भी दरोगा का परीक्षा देगा, लेकिन आपको कुछ अलग करना होगा। छुट्टी का फायदा उठाइए। संस्थान के एप्लीकेशन के फ्री क्लासेज सेक्शन में पूरे केमिस्ट्री का पीडीएफ वीडियो लेक्चर के साथ डाले हुए हैं। इसको देख लेना आपका परम कर्तव्य, दायित्व, हर चीज है। संस्थान रीओपन होगा, आपके बैच में तो छुट्टी है ही नहीं। संस्थान रीओपन होगा 3 तारीख को। अभी देखिए आज क्या तारीख है? 21 10 क्या महीना है? 31 या 30 का? 30 या 31 का? 30 का, 31 का। तो देखिए 31 21 10 31 10 और 3 12 से 13 दिन का समय। 12 दिन का समय, मान लीजिए 12 दिन का समय। केमिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर है, 12 दिन का समय है। 12 दिन छुट्टी में है संस्थान, 12 दिन लगभग आप भी छुट्टी में है। टेस्ट नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोग टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में जो है 2 घंटा समय लगता है ना। उस समय को यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए उस समय को। 12 चैप्टर है, 12 दिन है केमिस्ट्री में, 12 चैप्टर है और 30 से 35 के बीच में वीडियो लेक्चर है। 12 या 36, एक दिन में टारगेट ले लीजिए, 3 वीडियो लेक्चर देखना है एक दिन में। टारगेट लीजिए। देखिए, जीवन में अगर आपको कुछ करना है, टारगेट लेकर आपको करना होगा चीजों को। और देखिए 2446 में सिर्फ एक हॉस्टल से 50 लड़का में से 40 लड़का रिजल्ट दिया। इसके पीछे कारण यही था, टारगेट लेकर के काम करवाते थे, दे देते थे। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक फलना चीज कर जाना मतलब करना है। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक फलना कर जाना मतलब करना है। तो टारगेट लेकर चीजों को कीजिए, एकदम टारगेट ले लीजिए। बायोलॉजी तो हम पढ़िए रहे हैं, इस छुट्टी में केमिस्ट्री पूरा पढ़ जाएंगे। वीडियो लेक्चर है, ये है, पीडीएफ है, ये है, पीडीएफ भी दिए हुए हैं, वीडियो लेक्चर भी फ्री क्लासेज में दिए हुए हैं। आप नहीं भी ऐड होते हैं फिर भी आप कर लीजिएगा, आप ऐड हो जाते हैं फिर भी कर लीजिएगा, लेकिन संस्थान का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। तो संस्थान के एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रजिस्टर कीजिए और फ्री क्लासेज में जाकर के इसका लाभ उठाइए। और हम आपको पूरा भरोसा देते हैं, केमिस्ट्री आपको सर आकर पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, जीएस आपको याद कब रहता है? जैसे हमको याद है, बिट्टू सर को याद है, या जो भी बार बार पढ़ता है उसको याद है। हम लोग बार बार चीजों को देखते हैं, बार बार चीजों को बोलते हैं, इसी वजह से याद है। और एक बार कर लीजिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि बिट्टू सर आकर पढ़ाएंगे तो दोबारा पढ़ेंगे तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा तो ना है, और बेहतर ना होगा जी। और 10 से 12 बैच के सब छात्रों को इस वजह से बोल रहे हैं कि आप जो है इनरोल ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि 10 से 12 बैच में सभी पुराने छात्र को जोड़े हैं। और पुराने छात्र में किसी का इकोनॉमिक्स कमजोर है तो किसी का पॉलिटी, किसी का ज्योग्राफी कमजोर है तो किसी का हिस्ट्री, किसी का फिजिक्स। तो उस बैच में हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करवाए हैं, इकोनॉमिक्स का भी वीडियो अपलोड करवाए हुए हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स कमजोर है तो आप इकोनॉमिक्स कर जाइएगा, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करवाए हुए हैं, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स को कीजिएगा 1 by 1। इसका फायदा उठाइए। देखिए, संस्थान आपको चीज दे रहा है तो आप इसका फायदा उठाइए। आप ऑनलाइन एनरोल करवा लीजिए और फायदा उठाइए इन चीजों का। और इस पूरे 12 दिन के भीतर, 12 दिन संस्थान बंद है, जॉली मूड में पढ़ाएंगे। आपका बैच सुबह 10 बजे से चलता है, सुबह 10 बजे से आपका बैच चलेगा। 10 से 12 सोच रहे हैं इतिहास पढ़ाएं, और 12 से 2 पॉलिटी पढ़ाएं, और 2 बजे के आसपास छोड़ देंगे। ठीक है, और बीच में गैप देंगे, 15 से 20 मिनट का। ठीक है, और एक बार आइए, पढ़ लीजिए, चले जाइए, बाकी टाइम घर पे पढ़ते रहिए अपना। ठीक है, तो 10 से लेकर 1:30-2 बजे तक आपको रहना होगा और आधा घंटा का बीच में गैप दे देंगे। ठीक है, 10 से 12 इतिहास और 12 से 2 पॉलिटी, बीच में 2 घंटा का गैप दे देंगे। इतिहास जो पढ़ा रहे हैं उससे आगे बढ़ेंगे, पॉलिटी जो पढ़ाए वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सब चीज? हाँ। और इस छुट्टी के बाद आप लोग के बैच में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। इस छुट्टी के बाद सिर्फ सोमवार से शनिवार चलेगा, रविवार को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे आपको।
इस छुट्टी के बाद जो मेरा दूसरा बैच है जो काफी स्लो है, शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा टाइम उसको देंगे, तो इसका फायदा उठाइए। समझ गए? तो पॉलिटी हिस्ट्री हम प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा खत्म हो सके उतना ज्यादा खत्म करने का। और केमिस्ट्री सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी छात्रों को फ्री क्लासेज में कोई भी कर सकता है। आप तो कर ही सकते हैं, ऐड नहीं भी करवाइएगा फिर भी आप केमिस्ट्री कर लीजिएगा। तो आप ही नहीं कहिएगा कि हम ऐड ना है इसी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन वाले लोग जो ऐड हो चुके हैं उनको भी फ्री क्लासेज में ही जाकर के देखना होगा। तो सब लोग को इसको करना है, 12 दिन 12 चैप्टर, एक सब्जेक्ट खल्लास, और इसको करना है। इसको लेकर कसम दे रहे हैं। सबसे पहले आपके सृजनकर्ता अर्थात आपके माता पिता का कसम है, आपके गुरुजनों का कसम है, आपको मतलब मेरा कसम है, बिट्टू झा सर का कसम है, मां सरस्वती का कसम है, आपको इतना कसम दी है। आपको करना है ऑनलाइन ऑफलाइन सबको करना है, फ्री क्लासेज में जाकर करना है। एक दिन में 2 से 3 वीडियो देखना है, 12 दिन में 12 चैप्टर करना है, पूरा केमिस्ट्री कर जाना है। धन्यवाद सभी लोगों का। आइए सुनिए, और ये तो होमवर्क सबकी बात हुई, क्लास शेड्यूल की बात। अब होमवर्क क्या चल रहा है? देखिए, पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी होमवर्क देंगे, केमिस्ट्री होमवर्क दे दिया, 4 सब्जेक्ट चलेगा। एकदम जॉली मूड पे पढ़ते रहिए। चैप्टर 1 हो गया ना? पूछना है ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़िएगा, पहले होमवर्क दे देते हैं फिर पूछ लेंगे। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश, घटना चक्र का बुक है। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसमें टोटल क्वेश्चन है 11। फिर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें टोटल क्वेश्चन है 38। बस ठीक है, बस इतना, 2 चैप्टर, इतना आपको कर जाना है। वो कम से 50 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। एक और 2 नंबर चैप्टर का 1 और 2, 2 नंबर चैप्टर का 1 और 2, घटना चक्र का आप विषय सूची निकालिएगा। विषय सूची निकालिएगा तो 2 नंबर में भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत का प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यही होमवर्क है। और क्लास आपका कल है, कल रविवार है ना, उससे मतलब नहीं है, क्लास है कल शनिवार है। अच्छा ठीक है, उससे क्या मतलब, कल क्लास है आपका कल। हाँ 10 से 12 इतिहास होगा, 12 से 2 पॉलिटी होगा। ठीक है, हाँ इतिहास पॉलिटी दोनों होगा। धन्यवाद सभी लोगों को, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।